हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान अख्तर रसूल से मिलने लाहौर कैनाल व्यू में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम वेलकम जनाब। बेटों और दोस्तों के हमरा इस्तकबाल किया। ओलंपियन बिन ओलंपियन है आपके वालिद चौधरी गुलाम रसूल, और आप दोनों को ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल हुआ। तो क्या हॉकी ख़ानदान से विरासत में मिली? ये बात बड़ी फ़ख्र से मैं कहता हूँ कि जो हॉकी खेल है ये मुझे विरसे में मिला है। मुझे याद है कि मेरे फादर जब खेलने जाते थे सब्ज़ वर्दी में और सफ़ेद निकर में, तो मैंने ज़िद की कि मैंने ये वर्दी लेनी है आपसे। उन्होंने कहा ये बाज़ार में बिकती नहीं है, इसको हासिल किया जाता है और मेहनत से हासिल किया जाता है। तो मेरे दिमाग में उन्होंने बिठा दिया कि एक मुशक्क़त के ज़रिए अपनी फैमिली के गेम को हमने आगे लेके जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर भी ओलंपिक प्लेयर थे और वो भी वर्ल्ड चैम्पियन थे, वो भी पाकिस्तान के कप्तान थे, मैं भी पाकिस्तान का कप्तान था, मैं भी वर्ल्ड चैम्पियन 3 टाइम हुआ हूँ। आप हॉकी के 4 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। आपके बारे में मशहूर है कि आप जब पास देते थे बतौर सेंटर हाफ तो देखे बगैर दे देते थे। ये कैसे मुमकिन होता था? अपने प्लेयरों के जो जराबें थी, जो ग्रीन जराबें होती थी, वो टाइम नहीं होता था मेरे पास को कोई इंटरसेप्ट करे, इससे बड़ी मुझे तकलीफ नहीं होती थी। तो लिहाजा एक उठाना, चेहरा उठाना, देखना, उतनी देर गैप कवर हो जाए तो जो मूवमेंट के दौरान जो उनके जराबें थी वो मैं देखता रहता था और इन टाइम में बात डिलीवर करता। और जो मेरे पासेस थे, ये तमाम मेरे फॉरवर्ड लाइंस बड़े नामवर प्लेयर, समीउल्लाह हुआ, इसलाह हुआ, हसन सदार हुआ, मंजूर जूनियर हुआ और हनीफ खान हुआ, ये सारे मेरे साथ खेलते थे। और इनको पासिस हमने ऐसे दिए हैं कि इनको मिडफील्ड की जो होती है स्ट्रगल वो ना करनी पड़े। हमने इनको आगे जो अपोनेंट 25 में पास किया। दुनियाए हॉकी में वो कौन कौन से मुनफरिद एजाज़ात हैं जो आपके पास हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब मुझे गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ मैं। 3 गोल्ड हैं वर्ल्ड कप में, 4 वर्ल्ड कप खेला हूँ, जिसमें 1 सिल्वर है मेरे पास और 3 गोल्ड हैं। और एक वर्ल्ड कप में मैं 5वें में भी गया था, लेकिन टूर्नामेंट से 1 दिन पहले मेरी टांग टूट गई थी खेल के दौरान ही, प्रैक्टिस के दौरान, तो मुझे वापस आना पड़ा। तो इस एशियन गेम्स जो है वो 74 की के हम चैम्पियन हैं। मैं गोल्ड मेडल लिया, 78 का लिया, चैम्पियंस ट्रॉफी के 3 जो चैम्पियंस ट्रॉफी है वो जीता। ओलंपिक गेम का सिल्वर भी है मेरे पास, ब्रॉन्ज भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तमाम एजाज़ात मेरे पास मौजूद है। अल्लाह ताला का शुक्र है और मैं समझता हूँ कि ये मेरे माँ बाप की दुआओं का असर है। 5 दफ़ा रुकने सूबाई असम्बली बने, 1 दफ़ा सूबाई वज़ीर भी रहे। अब ऐसा क्या हुआ है कि आप सियासत से थोड़े दूर नज़र आते हैं? अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि कायदीन जो हैं वो, जब वो मेरी नवाज शरीफ हमारा लीडर है, जब वो किसी फील्ड में चाहेंगे, कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में या सेनेट में, जब वो मुनासिब समझेंगे हम अपना एक्टिव रोल अदा करेंगे। आपके वालिद साहब ने हॉकी भी खेली, लेकिन तालीम के मैदान में भी झंडे गाड़े। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर रहे। आपने कितनी तालीम हासिल की? मैंने BA तक किया ग्रेजुएशन। तो हमारा उसके बाद फिर हमने PIA ज्वाइन कर ली। तो PIA में मैं काम करता रहा 12 साल और एज डिप्टी स्टेशन मैनेजर। वो जो 85 का इलेक्शन आया तो उसके बाद फिर वो छोड़ के मैंने एग्जामिशन मुझे ज़ियाउल हक साहब ने दी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की, तो फिर वो इलेक्शन में आ गए। तो मैंने BA, मेरे मैट्रिक में भी फर्स्ट डिवीज़न है, FA में भी सेकंड डिवीज़न थी, BA में भी सेकंड डिवीज़न थी। तो ज़्यादा वक्त ग्राउंड में मेरा गुजरा। मैं आई यूज्ड टू प्रैक्टिस 9 आवर्स इन अ डे। आप जब ग्राउंड में होते थे तो आप छाए होते थे, लेकिन फिर भी सबसे शानदार परफॉर्मेंस कहाँ की आपने? अनगिनत मैचेस हैं। मैं 12 साल लगातार पाकिस्तान की तरफ से 176 के करीब इंटरनेशनल कंपटीशन बनते हैं, जिसमें मैंने
हिस्सा लिया। चूँकि मैं 1982 की वर्ल्ड कप टीम का कप्तान था और हिंदुस्तान में थी, हम सब के जज्बे हिंदुस्तान से यही थे कि हम यहाँ से विक्ट्री लेके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने विक्ट्री दी, हम वो वर्ल्ड कप हिंदुस्तान से उठा के पाकिस्तान लेकर आए। नाश्ते की टेबल पर फैमिली से मुलाकात की। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। शादी को कितने साल हो गए, कितने बाल बच्चा है? शादी को मैं 40-45 साल हो गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। अख्तर रसूल साहब तो बड़े मशहूर थे अपने ज़माने में, तो घर में कैसे हैं ये? घर में ये बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे थे। तो शुरू में जैसे थोड़े से जवानी में हर मर्द थोड़ा सा गर्म मिजाज होता है, तो अब तो माशाल्लाह बड़े पोलाइट हो गए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत चेंजेस आ गई इनमें। लड़ाई तो होती होगी, किन बातों पर होती है? इनकी कोई चीज़ नहीं मिलती थी क्योंकि इनका सियासत का काम था, तो इनके कोई कागज़ में से आगे पीछे हो जाने, इनको अफरा तफरी होती थी जाने की, तो उस वक्त हमारी थोड़ी सी भाग दौड़ लगती थी। तो घर पे तो इन्होंने कम ही वक्त दिया होगा, बच्चों को किसने संभाला? हाँ जी, इन्होंने तो बहुत थोड़ा टाइम, ये शादी के 30 दिन ही चले गए थे। ये इनका वर्ल्ड कप था मेरा ख्याल, 76 की ओलंपिक गेम की कैंप ट्रेनिंग थी। तो मैं जब इनके घर आई तो मैंने शाम को पूछा कि अख्तर साहब किधर हैं, कहने जी वो तो चले गए कराची। आपको बता के नहीं गए? नहीं, बस ऐसे ही जैसे एकदम ही मेहमान बहुत ज़्यादा थे, तो पीछे उस ज़माने में दूर में भी बड़ी शरीफ सी बन के बैठी होती थी, तो मैं अपने कमरे में बैठी रही। जब शाम हुई तो मैंने पूछा, देख रही थी चारों तरफ कि अख्तर साहब नहीं अंदर आए, तो कहने लगे वो तो कराची चले गए हैं। तो मैं बड़ी परेशान हुई। फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि आपने अगर शादी इस तरह जाना था तो फिर आपने शादी क्यों इतनी जल्दी की? ओलंपिक के बाद कर देनी थी। तो शादी अरेंज मैरिज थी, आपने पहले एक दूसरे को देखा था शादी से पहले? नहीं, बड़ों की मर्जी से हुई थी। देखा नहीं था शादी से पहले एक दूसरे को? नहीं, वो मंगने के बाद, वो भी बहुत थोड़ा, ये ऐसे नहीं कि इतनी इजाज़त नहीं थी, मजहबी गिराना था मेरा। मैं कैलिफोर्निया में होता हूँ, वहाँ मेरा कार्स का बिज़नेस है, और मेरे वालिद साहब जी ये हमारे भी हीरो ही हैं। बचपन में हमने इनके जो मैचेस 82 के, हमने बड़ा इनका फेम वाला दौर देखा। हमें फ़ख्र ही है इन पे, इनके नाम से जो हमारे साथ सहूलतें रही, लोगों का प्यार रहा, बड़े बड़े लोग जिनमें बड़े अफसरान थे उठ के मिलते रहे, प्यार करते रहे, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी और कोई ब्लेसिंग नहीं थी। तो वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम इन आवर फैमिली। मेरे बाबा वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, इस एज में भी वो मुझे खुश रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। क्या करते हैं आपको खुश रखने के लिए? मैं जो कहता हूँ वो मेरी करते हैं, हर ख्वाहिश मेरी मानते हैं। आप भी हॉकी में दिलचस्पी रखते हो कि नहीं? थोड़ी बहुत रखता हूँ, पर फुटबॉल में ज़्यादा रखता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं इनसे, और ये भी मुझसे बहुत करते हैं। मुझसे एक चीज़ सीखी है, मेहनत बहुत करनी है, कभी गिव अप नहीं करना आपने अपनी टीम्स पे। असल हीरो है वो। मेरे दादा वो काफ़ी हार्डवर्क इंसान है, और माशाल्लाह 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का रिकॉर्ड भी इनके पास। तो मैं इनके जैसा इंसान बनना चाहता हूँ। मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, मेरी हॉबी है। हॉकी में दिलचस्पी नहीं? हाँ, हॉकी में है, मगर अब हॉकी का इतना स्कोप नहीं है। मैं भी फुटबॉल ही खेलता हूँ ज़्यादातर। कभी सोचा तो होगा कि आपके दादा जो हैं वो खेलते थे हॉकी, तो आप क्यों फुटबॉल खेल रहे हैं? हमने सोचा तो था, लेकिन फिर हमारा थोड़ा सा ना फुटबॉल की तरफ ज़्यादा ध्यान बढ़ गया। मैं इनका एल्डेस्ट ग्रैंडसन हूँ, और मैं बहुत कीन हूँ और बहुत अपडेटेड रहता हूँ हॉकी के सारे मैचेस और सारे अपडेट्स के बारे में। हॉकी की अगर कोई वजह है, अगर वो आगे नहीं जा रही, दैट इज़ समथिंग कि हमारे सिस्टम में कोई ख़राबी है, इस वजह से वो आगे इवॉल्व नहीं हो पा रही। मैं इनके बारे में आपको बताऊं कि एक हॉकी के इवेंट में मैं मलेशिया गया, तो एक इंडियन ऑफिशियल था, ही वाज लाइक 50 इयर्स ओल्ड, काफ़ी बुज़ुर्ग थे, हार्डली वो चल पाते थे। जब उनको पता लगा मैं अख्तर रसूल साहब का बेटा हूँ, वो मुझसे 10 कदम दूर अपनी कुर्सी से खड़े होके आए और मुझे उन्होंने बोला कि अपने वालिद साहब को मेरे रिगार्ड्स देना। तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे में
पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने इनको बहुत इज्जत से नवाजा है। आप भी हॉकी खेलते हैं? जी, मैं पाकिस्तान जूनियर लेवल्स तक खेला हूँ। फिर आगे नहीं गए? बस फिर अपने बिजनेस में आ गए थे। बड़ा बेटा हूँ अख्तर शू साहब का और मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में काम करता हूँ। सियासत में जब थे तो बिल्कुल टाइम बहुत कम होता था इनके पास, हमारे लिए तो बहुत कम ही टाइम दिए। तो अब आके बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, रहनुमाई मिलती है, इनसे सीखने को मिलता है हमें। घर से रवाना हुए, हर कोई शिकायत करता है हॉकी में पैसे नहीं हैं। आप ये बताएं कि जिस ज़माने में आपने खेली, आप पैसे बनाते थे, आपके पास कितनी दौलत है? उस ज़माने में हमारी प्रायोरिटी विक्ट्री होती थी। आज के ज़माने में मुआशी हालात लोगों के इस कदर मामला ख़राब हैं कि हमारे ज़माने में हमें अगर $6 मिले हैं तो हम सेटिस्फाइड थे, प्लेयर सेटिस्फाइड थे। उसका मेन टारगेट पैसा बनाना नहीं था, क्योंकि हमारी टीम में जितने भी प्लेयर थे, एक तो सारे ग्रेजुएशन तकरीबन सब की थी। आज के दौर में जो मुआशी हालात जितने ख़राब हो गए हैं लोगों के, वो अब पाकिस्तान टीम बैठी हुई है और एक टेलीफोन आया उसके बच्चे का, फादर का, कि अब्बा जान पैसे नहीं है, बिल आए हुए हैं तो मैंने देने, मैं सुन रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। उसने अपने फादर को कहा, शाम को मैच खेलने जा रहे कि अब्बा जी मुझे नहीं मिले तो मैं आपको किधर से भेजूँ। अब वो फ़िक्रा मेरे लिए बड़ा तकलीफ़ दे था कि मैं सुन रहा हूँ उसको, और मैं, मेरी बीइंग प्रेसिडेंट ये ड्यूटी है कि मैं उनको फंड्स दे दूँ, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में PHF के लेके वो भी दे नहीं पा रहा। तो जब तक गवर्नमेंट जो है, कितनी आप डेली मिलती है क्रिकेटर को और हॉकी वाले जो को? क्रिकेट वाले तो जी उनका तो हिसाब ही कुछ और है। जहाँ उनके 48 लाख रुपया तक वो जो कप्तान है उनका, उसको मिलती सैलरी, तनख्वाह महीने की। और जो खिलाड़ी हैं ये जब बाहर जाते हैं तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन में $150 है, लेकिन वो भी इनको नहीं मिलते, वो भी कई महीनों से देने वाले हैं हॉकी वालों को। हॉकी वालों को। और इनकी कितनी तनख्वाहें हैं? इनके तनख्वाह कुछ नहीं है, कुछ तनख्वाह नहीं है। इंडिया ने मुकर्रर की है अपने प्लेयरों की, किसी की 4 लाख इंडियन, किसी की 5 लाख, 6 लाख, लेकिन इनकी नहीं है। ये जो कैंप लगता है तो इनको 1000 रुपया या 2000 रुपया डेली इनका अलाउंस होता है, वो मिलता है। पहले तो नौकरियां मिल जाती थी, हॉकी के लोग कस्टम में चले जाते थे, PIA में चले जाते थे, अब भी नौकरियां मिलती हैं हॉकी वालों को? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब ये सारी डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स ख़त्म कर दी हुई हैं उन्होंने, और अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर तो किए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसने इम्प्लीमेंट करना है उसको, उसके अंदर भी तो स्पोर्ट्स की हुब होनी चाहिए ना जी, जो उसका दर्द होना चाहिए। वो अभी तक वो इम्प्लीमेंट उस रूल से नहीं हुआ जिस रूल से वज़ीर आज़म ने ऑर्डर किया है। जो पुराने हॉकी के प्लेयर हैं उनके माली हालात क्या हैं? कुछ ठीक नहीं है। कोई नॉर्मल अपनी सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। आपके माली हालात तो ठीक है, उसकी क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने एक ज़रूरी रकबा भी लिया हुआ था, मेरे घर पे घर भी मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार रहता हूँ। मेरे पास वीविंग मिल थी, वो तो अब मैंने रेंट आउट की हुई है, तो किराया शराया आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त आबरू की रोटी जो है वो मिल जाती है। चौधरी साहब, आपकी शादी तो 40-45 साल पहले हुई, फिर आपने दूसरी शादी कर ली, उसकी वजह क्या बनी? बजाय कि आप कोई गलत रास्ता इख्तियार करते, आप क्यों ना आपकी जो अल्लाह ताला ने रास्ता बताया हुआ, मैंने वो इख्तियार किया है। पहली शादी तो आपकी अरेंज थी, दूसरी मोहब्बत की शादी, और कितनी उम्र में की? दूसरी मोहब्बत की नहीं है सर, वो भी मैंने अरेंज की है, और ये तकरीबन इसको भी 19 साल हो गए सर। अच्छा। उसमें से 2 बच्चे हैं, एक बेटी है। और उस वक्त आपकी कितनी उम्र थी जब शादी की? 50 साल। अच्छा, 50 साल में दूसरी 50 साल में। अच्छा, तो 50 साल का आदमी आपको बूढ़ा नजर आता है। पहली एहलिया हैं, उन्होंने शुरू में नाराज़ तो हुए होंगे, मुखालफत की होगी? वो तो अब होता ही है सर, लेकिन वो चूँकि हमारा घराना एक वो मजहबी घराना भी है, मेरी वाइफ भी बड़ी माशाल्लाह
5 वक्त की नमाज़न है। मुझे आज तक नहीं पूछा मेरे बच्चों ने कि आपने दूसरी शादी क्यों की। आपकी अहलिया ने तो पूछा होगा। मेरी अहलिया ने पूछा, मेरी माँ हयात थी तो मैंने अपनी माँ को मोटिवेट किया। उनको मैंने कहा कि अम्मी जान देखें, सब ने अल्लाह के पास जाना है, तो एक बहू के पास आप रहते हैं तो एक आपकी दूसरी बहू भी है, तो मैंने किया हुआ है, आप उसको अल्लाह ने सवाल कर दिया तो क्या कहें। तो वो भी जज्बाती हो गई, वो भी उन्होंने अपना सोने का सेट लिया, कुछ बर्तन लिए, कुछ गिफ्ट लिए। उसके मेरे जाने से पहले ये बात सुन के उसके घर पहुंच गई। तो क्या दूसरी शादी चोरी से की थी? बिल्कुल, ये बताया नहीं था मैंने किसी को कि ये कर रहा हूँ, लेकिन करने के बाद मैंने 4 माह बाद बता दिया कि मैंने शादी की हुई है। पहली अहलिया को कब बताया? 4 माह गुजरने के बाद। वो उनको भी इशारे किनारे से पता चल जाता है, तो पता चला तो मुझसे पूछा, तो फिर मैंने सच बोल दिया कि हाँ मैंने की हुई है। कोई 1-2 महीने थोड़ा सा रंजिश भी रही, कोई नाराज़गी भी रही, लेकिन मैं रोज़ इसको बड़ी वाली को मनाता रहा। ये अल्टीमेटली माह रमज़ान आ गया, फिर 27वां रोज़ा आया। मैंने इसे कहा कि मेरी बात सुनो, तुम आज का रोज़ा वहाँ मेरे दूसरे घर में अफ्तारी करो। तो मैंने इसको मनाया, ये राज़ी हो गई, तो मैं इसको ले कर गया उधर अफ्तारी का एहतमाम कर दिया उन्होंने। बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया उसका। बैठे नमाज के लिए, जब वक्त हुआ मगरिब की नमाज का अफ्तारी के फ़ौरन बाद, तो इसने अपने जूता उतारा, उसने जूता इसको दोबारा ख़ुद पहनाया, तो दिल में आ जाता है। फिर इसने कहा कि 2 बच्चे फिर रहे थे उधर, तो इसने कहा कि भाई मुझे अब कुछ नहीं है, बस मैं अल्लाह की उस बात के ऊपर राज़ी हूँ कि ये जो बच्चे हैं इनका दुनिया में आना इसी तरह लिखा था। तो ये ठीक है, सच में वो अल्लाह ने भी इजाज़त दी है। ये तो पाकिस्तान में है ना जी, कि क्योंकि इंडिया से आज़ाद होके आए हैं। अगर यही पाकिस्तान सऊदी अरब से आज़ाद हो गया था तो पाकिस्तान की ख़वातीन खुद कहती कि जी आप निकाह कर ले दूसरे के साथ। आप ज़्यादा वक्त किधर गुजारते हैं? पहले मैं 1 दिन उधर, 1 दिन इधर। जब मेरी बेटी पैदा हुई है तो बड़ी बेगम ने कहा कि अब रात आपने उधर सोना है। अच्छा। बिकॉज कि आपके घर में बेटी पैदा हुई। हॉकी स्टेडियम पहुंचे। हॉकी फेडरेशन के दफ्तर आए। फेडरेशन के सदर तारक बुख्ती ने इस्तकबाल किया। हॉकी के बहुत सारे नामवर खिलाड़ी भी जमा थे। जहाँ तक हॉकी को ठीक करने की बात है, जो मैं समझता हूँ कि जितनी पार्टिसिपेशन होगी, जितना हम पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरनेशनल टूर्स जाएंगे, टैलेंट बहुत है हमारे पास। क्योंकि हमारी पार्टिसिपेशन नहीं हुई, लोग ये समझते हैं कि हमारी हॉकी टीम जो है ना हारती रही है। ऐसा नहीं है। पैसे कैसे डालेंगे हॉकी में? पैसा हम जा रहे हैं, हॉकी लीग की तरफ भी जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम हॉकी लीग कराने जा रहे हैं पाकिस्तान में। बाय द दिसंबर इंशाल्लाह हॉकी लीग होगी और आप देखेंगे हर तरफ हॉकी होगी। मेरा ख्याल है इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी, चौधरी अख्तर रसूल साहब, इस तरह के 3-4 जो पुराने लेजेंड्स हैं जिनको हम फॉलो भी करते हैं, जिनकी क़यादत में हम काम भी करना चाहते हैं, इनका एक एडवाइज़री बोर्ड बनाया जाए जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलकर हॉकी की प्रमोशन के लिए काम करे। जो ओलंपिक स्पोर्ट्स होता है वो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स नहीं गिनी जाती। जब प्रोफेशनल स्पोर्ट्स नहीं होती, जैसे क्रिकेट हमारी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, आईसीसी उनको फंडिंग करती है, अरबों रुपया साल का देती है। क्रिकेट हॉकी में ये काम नहीं होता। कितने पैसे हों आपको तो आप समझते आगे? मैं ये बड़ा ऐसा समझता हूँ कि कम से कम 1 बिलियन साल का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देना चाहिए। PHF को फंड ज़्यादा मिलना चाहिए हॉकी की प्रमोशन के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट अपने जितने होंगे उतना शौक पैदा होगा। पूरे मुल्क के हॉकी स्टेडियम्स हैं वो क्रिकेट के पास है। क्रिकेट उससे जो अर्न करता है, जो चीज़ें उसको हासिल होती हैं, जब पाकिस्तान में जितने भी हॉकी के स्टेडियम हैं वो सारे गवर्नमेंट के पास है।
कोई पंजाब गवर्नमेंट के पास है। तो मैं कहता हूँ जब ये एसेट्स दिए जाएंगे उससे अर्निंग होगी और जो प्लेयर हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की हॉकी होगी। जैसे ग्रास रूट लेवल है, स्कूल और कॉलेज, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। जब पाकिस्तान में पहले स्कूल और कॉलेज में कंपटीशन थे तो क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो इसीलिए क्वालिटी बेहतर हुई है, तो उसको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हॉकी बड़ी जल्दी बेहतर हो सकती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बजट हमारे पास बिल्कुल नहीं है। और मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान हॉकी आज जिस रैंकिंग पे मौजूद है, इसमें हम कोई टूर्नामेंट हारे नहीं हैं। सिर्फ बजट ना होने की वजह से हम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते थे। कितने पैसे मिलते हैं आप खिलाड़ियों को साल में या महीने में? पर डे कितने मिलते हैं? पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक है वो 2000 रुपया, और जब आप बाहर जाते हैं जो इंटरनेशनल हमारी डेली है वो 20,000 रुपया है पाकिस्तानी। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, बजट दे। वो वक्त वाकई दूर नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी जो है ज़्यादा ज़्यादा जी सकती है। एक हमें प्लान मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट पास करे, जो PHF उनको देगा प्लान हमारा 2 साल का या 1 साल का, उसके ऊपर पूरा जो उनसे कंटिन्यूटी हुए तो फिर जो उनसे रिजल्ट से जो उनसे हमें आने मसूल हो जाए, स्टार्ट हो जाए। प्लेयर्स की वेलफेयर पे काम नहीं करते। अगर उनकी वेलफेयर को हमने वेलफेयर के लिए ज़रूरी है कि जो डिपार्टमेंटल जॉब्स हैं उनको बहाल किया जाए, प्रोफेशनल लीग करवाई जाए, ना सिर्फ सीनियर लेवल पे बल्कि जूनियर लेवल पे करवाई जाए, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएं। ये सारे वेलफेयर के इकदाम हैं। एक नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए जिसको हम हाई परफॉर्मेंस एकेडमी का नाम दे सकें या हाई परफॉर्मेंस डेवलपमेंट एंड एकेडमी का नाम दे सकें, जहाँ पर रेगुलर बेसिस थ्रू आउट द ईयर प्लेयर्स की स्किल्स को पॉलिश किया जाए, उनको नॉलेज अपडेट किया जाए। मैं समझता हूँ जी कि अगर हॉकी को ठीक करना है तो पाकिस्तान में जो कौमी बजट है, अगर उस बजट में एक मखसूस रकम स्पेसिफिक पाकिस्तान हॉकी के लिए नहीं रखी जाएगी तो कभी भी ये बातों की कंटिन्यूटी नहीं हो सकती, कभी भी वो प्रोग्रामिंग आगे नहीं बढ़ सकती और ये काम स्टेट को करना पड़ेगा। 35,000 स्कूल है इस वक्त पंजाब में, सरकारी स्कूल, और उन 35,000 स्कूलों में से स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई हुई है, उनको यतीम कर दिया गया है। उसकी बेसिक जो आपकी नर्सरी आज नहीं आ रही ना जी, वो हॉकी प्लेयर आपको नर्सरी वहीं से मिल जाया करती थी। तो हुकूमत को इस बात पे जोर देना चाहिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्पोर्ट्स है इसको कंबाइन करें। दोस्तों और साबिक खिलाड़ियों के हमरा वहीं दोपहर का खाना खाया। सुंदस फाउंडेशन पहुंचे, सदर यासीन खान ने इस्तकबाल किया। थैलेसीमिया के बच्चों से मुलाकात की और उनमें तोहफे तकसीम किए। लाहौर कैंट में वाक़या मंजूरुल हसन हॉकी स्टेडियम पहुंचे। नौजवान खिलाड़ियों ने कतार में खड़े होकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। हॉकी के बहुत पुराने खिलाड़ी भी यहां जमा थे। नौजवान खिलाड़ियों से ग्राउंड में जाकर मुलाकात की। दोस्ताना मैच देखा। ये स्टेडियम फौज की मदद से बनाया गया है। DHA यहाँ के बच्चों को माली इमदाद देती है, तालीम का इंतज़ाम करती है और साथ ही हॉकी भी सिखाती है। पाकिस्तान का सेंटर आप गिनते हैं हम 48 से लेकर आज तक, तो 2 नाम ज़हन में आते हैं, अनवार खान और अख्तर रसूल। और अख्तर रसूल की एडवांटेज इसको ये थी, एक तो कद माशाल्लाह था, रीच ज़्यादा थी इसकी, और खिलाड़ियों का इसके कम्बिनेशन इसका मंजूर के साथ इतना अच्छा फुल बैक्स के साथ हो गया हुआ था। डिफेंस ओपोनेंट जो थी उनको तो ये हवा नज़र आता था कि यार अख्तर को कैसे राज करेंगे। और फिर ये
एतमाद था इसको। वो बॉम्बे की बात हो रही है, टीम ने गोल किया है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया ओपोनेंट्स ने, इसने कहा जी छोड़ दो, नहीं गोल है तो नहीं सही। एतमाद था, एतमाद के साथ खेलता था और पाकिस्तान के लिए इसने बहुत नाम कमाया है। अख्तर रसूल मेरी असेसमेंट में पाकिस्तानी ग्रेट नहीं है जी हॉकी के। आई थिंक ही इज़ ए वर्ल्ड ग्रेट इन दी हॉकी। अख्तर रसूल मेरे साथ 1972 ओलंपिक गेम्स भी खेले और 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक गेम्स भी खेले। 72 में एक सेंटर हाफ होता था जी इंडिया का, बहुत उसकी तारीफ़ थी, अजीत पाल हम भी देखते थे, वॉज अ वेरी गुड सेंटर हाफ। अख्तर रसूल के बारे में कहते थे जी पाकिस्तान का सेंटर हाफ अभी यंग है, ये 72 की बात कर रहा हूँ। 2 साल के बाद 74 के बाद पूरी दुनिया के हॉकी एक्सपर्ट कहते थे यार अजीत पाल खूबसूरत प्लेयर है, अख्तर रसूल इफेक्टिव प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि ये जो एकेडमी जितना अच्छा काम कर रही है, इसको मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ 2 साल से कभी कभी। आई थिंक अगर इस किस्म की 6 एकेडमी बन जाए 2 साल में इतनी अच्छी टीम निकल सकती है जो कि वर्ल्ड क्लास हॉकी खेल सकती है। जब तक तो ये प्लेयर रहे और मेरे साथ कोलीग थे पीआई में, तो ये बहुत अच्छे आला किस्म के इंसान, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। जब पॉलिटिक्स में गए तो मैं, कर्नल मुदस्सर और हमारे 10-12 बंदे मिलने गए, कर्नल सईद भी हमारे साथ थे, तो चिटकनी लगा ली, तो वो याद ताज़ा करनी शुरू कर दी। अख्तर रसूल ने डांस शुरू कर दिया, कर्नल मुदस्सर ने ढोलकी बजानी शुरू कर दी। तो बात यह है, उस वक़्त हमने कहा ये अख्तर ऐसे ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट का प्रेशर बढ़ता गया, तो अख्तर रसूल बदलते गए। ग्राउंड और हॉकी, बर्फ़ पड़ी हुई है, ग्राउंड में है, पसीनों पसीने हुए हैं, मेहनत है। कभी कोई मैच, लोकल मैच भी कहीं ड्रॉ या हार जाते थे तो हमें फिर नींद नहीं आती थी। हमने दुआ करते हैं कि हमारी आइंदा हॉकी भी किसी तरीके से इस तरह ऊपर आए और उसमें अख्तर रसूल जैसे, तारक अजीज साहब जैसे, मंजूर सीनियर, कर्नल मुदस्सर, इस तरह के लोग आएँ और इस चीज़ को संभालें और इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से आगे हम चलाएं ताकि हमारी हॉकी दोबारा इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज की जा सके। मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान था और हम वर्ल्ड कप खेलने बुएनस आयर्स जा रहे थे, उस कैंप के अंदर अख्तर रसूल का आलम ये था कि जब हम अपना खेल ख़त्म कर लेते थे 3-3.5 घंटे के बाद, तो ये मुझे पकड़ता था और कहता था इस्लाम भाई आपके साथ मैंने 100 मीटर रेस लगानी है। और ये 100 मीटर मेरे साथ हर मैच, हर प्रैक्टिस के बाद रोज़ाना मेरे साथ इसलिए प्रैक्टिस करता था ताकि इनकी स्प्रिंट बढ़ जाए। मैं आपको बताता चलूँ, ये बहुत अच्छा डांसर भी था। जो कुछ ये फिल्म में, पंजाबी फिल्मों में देख कर आता था, उसकी खूब बहू कॉपी जो है वो हम कैंप में इनसे करवाते थे। और एक शुगल होता था, ज़ाहिर है सब कैंप लगा होता था 2-2 महीने का, 3-3 महीने का, तो बड़ा अच्छा रहता था। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे खिलाड़ी दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। अपने दोस्त और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक से मिलने बरकी रोड पर उनके ऑफिस पहुंचे। मेरा अख्तर भाई से जो वास्ता पड़ा वो पड़ा जब ये 85 में MP इलेक्ट हुए। मेरी वालदा भी अंदरून शहर वाली सीट से इलेक्ट हुई थी, तो इनकी जब पहली वजारत थी तो उसका मैं प्रीवी हूँ, वो जो प्रोसेस था पॉलिटिकल। तो बतौर वज़ीर भी चौधरी अख्तर रसूल साहब ने बड़ी तंदही से काम किया। मेरा ख्याल है एक्साइज एंड टैक्सेशन की मिनिस्ट्री थी आपकी 85 में। अब तकरीबन 39 साल से इनसे ताल्लुक़ है, जो कभी टूटा भी नहीं है। सियासत ऊपर नीचे हुई है लेकिन ज़ाती ताल्लुक़ कभी कम नहीं हुआ। तो बतौर सूबाई वज़ीर भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। बड़े ये नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट के उन वज़रा में थे जो डूअर थे। अख्तर भाई पहले लाहौर मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे, फिर प्रेसिडेंट थे हमारे। हमने इनकी कुमान में काम किया, मैं इनका चीफ एडवाइज़र होता था और मिल के परवेज़ रशीद साहब और कामिल अली आगा साहब और अख्तर भाई और मैं, ये हम 4 लोग थे जो मुस्लिम लीग को लाहौर में चलाते थे। और गाइडलाइन बड़े मियाँ साहब से, नवाज शरीफ साहब से हमें मिलती थी। और इनके इलाके में इनकी बड़ी इज़्ज़त हमेशा रही है और आज भी बड़ी इनका मुकाम है, ख़ास तौर पे जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो खेल के मैदान के ऊपर तो मैं बात करता, पार्टी टिकट क्यों नहीं देती इनको? ये डायनामिक सियासत के बदल जाते हैं। कभी कभार वक्फा ऐसा आ जाता है बीच में, जब 10-12 साल का तातुल गैप आ जाता है तो उस वक्त फिर और लोग भी बहुत सारे आ जाते हैं ना, सियासी हकीकतें बदल जाती हैं। सियासत एक जगह ठहरा हुआ पानी नहीं है, आबे रवां है, तो चलता रहता है, आपको इसके साथ ही चलना पड़ता है।
रायविंड रोड पर बद्दुमल्ली शरीफ के सजादा नशीन पीर सैयद सलमान नियाज अहमद आली शाह की रिहाइशगाह पहुंचे। आसिफ संतू और फयाज शहबाज कवाल भी पीर साहब के घर पर मौजूद थे। उनके एजाज में पुरतकल्लफ इशाइये का एहतमाम था। पीर आली शाह साहब ने खुद अपने हाथों से चाय बनाकर सबको पिलाई। दो दफ़ा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर रहे। एक दफ़ा जब आप सदर थे तो हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। जिस कदर आप शानदार खिलाड़ी थे, बतौर मुंतज़िम और बतौर सरबराह वो परफॉर्मेंस ना दिखा सके, क्या वजह रही? जब मैं पहली मरतबा सदर बना जी, एक तो वो पीरियड 2 साल का था। उसके बाद मुशर्रफ गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने असम्बलियाँ सस्पेंड की तो हॉकी से मुझे भी सस्पेंड कर दिया और वो मुझे फिर इस्तीफ़ा देना पड़ा। वो उस पीरियड में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी हमने लाहौर में हुई तो खेला। और देखिए, वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी में फाइनल तक पहुंचना भी कामयाबी है और हर मरतबा आप जाएं और गोल्ड मेडल जीत के आ जाएं, ये मुमकिन नहीं है आज की दौर में। जबकि हॉलैंड जो है वो समुंदर काट के टर्फे लगा रहा है और वहाँ को 1200 टर्फे मौजूद हैं। वहाँ फैसिलिटीज़ जर्मनी की वहाँ 600 से ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में 700 से भी ज़्यादा है। हमारे पास कितनी है? हमारे पास होंगी 24, जिसमें से 15-16 नकारा हो चुकी हैं। आस्ट्रोटर्फ। ये तो सबको पता है कि हॉकी के मामलात ख़राब हैं। अब कौन इसको और कैसे ठीक कर सकता है? पाकिस्तान की हॉकी ये एक टेक्निकल खेल है। चाहे वज़ीर आज़म साहब सुने इस बात को, चाहे अरबाब इख्तियार सुने और मेरी बात के ऊपर गौर करें। कोई बड़ा आदमी जो नाम से बड़ा हो, ओहदे से बड़ा हो, वो हॉकी को ठीक नहीं कर सकता। इसको टेक्नोक्रेट जिनकी उम्र गुजरी हमारी इस लाइन में, इंशाल्लाह टेक्नोक्रेट ही इसको ठीक करेंगे। कहाँ दुनिया भर में आपकी शोहरत का डंका बजता था और कहाँ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के इल्ज़ाम में आपको जेल जाना पड़ गया। तो उस वक़्त आपके क्या एहसासात थे? देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट मेरे मुल्क का एक अजीम अदारा है और उसकी इज़्ज़त तकरीम हम पे लाजम है, हर पाकिस्तानी के ऊपर लाजम है। आज भी मेरे दिल में, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे वो सज़ा दी थी, सज़ा मैंने काटी है। 1 महीना 5000 रुपया जुर्माना भी था, लेकिन सज़ा जब मैंने भुगत ली तो मैं आई रोट ए लेटर टू दी चीफ जस्टिस कि मैंने कहा जी कि आप मुझे खाना काबा ले जाएं, आप मुझे मदीना मुनव्वरा ले जाएं कि कोई हुजूर का उम्मती वहाँ जाके गलत कसम नहीं उठा सकता। मैं उठाने को तैयार हूँ कि जिस जुर्म की मैंने सज़ा काटी है मैंने वो जुर्म नहीं किया, तो मेरे दामन में जो दाग लगा है वो आप खुद मिटा दें। तो उन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा उसको मुझे नहीं पता, पर मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने वो जुर्म नहीं किया। आप पहले भी मजहबी थे, बाद में आप बारिश भी हो गए,
तो मज़हब की तरफ जो ज़्यादा रुझान हुआ उसकी क्या वजह है? हर मुसलमान का फ़राइज़ में शामिल है, लेकिन जो 71 में वर्ल्ड कप जीता ना जी हमने, तो हमें 10,000 रुपये इनाम मिला गवर्नमेंट की तरफ से। उस 71 में मुझे समझ नहीं आया 10,000 को मैं क्या करूं, किधर रखूं। हम तो खेलते थे राजी, 6 रुपये रोज़ मिलते थे हमें। किसी दोस्त ने कहा हज करके आओ, तो मैंने कहा यार ये ठीक है, तो वो मैं हज करने चला गया। उस वक्त कुल 3500 रुपया मेरा खर्च हुआ हज के ऊपर। आज जो 35 लाख भी लग जाता है कई लोगों का। तो फिर 1983 में मैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तारुक कादरी साहब और आपा कुलसूम साहिबा और तारक शफ़ी, हम इकट्ठे उम्रा करने भी चले गए। तो इकट्ठे उम्रा भी किया। जब हम सरकार के पास से गुज़रे तो प्रोफेसर साहब ने, तारुक कादरी साहब ने, चाहे सियासी हालात जैसे भी हैं लेकिन वो एक दीनी मामला है, उन्होंने कहा अगर हो सके तो आखिरी 10 रोज़े जो हैं वो सरकार के पास रखा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1983 से मैं आखिरी 10 रोज़े, कोविड के दिनों में नहीं जा सका, 2 साल जो बंद थी फ्लाइटें भी, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहरबानी है, शहनशाह की, वो बादशाहों की मेहरबानी है कि वो मंजूरी हो जाती है। दुनिया भर के खिलाड़ी थोड़े आज़ाद ख्याल और तफरी पसंद होते हैं। क्या आपको भी फिल्मों में, मौसीकी में दिलचस्पी रही है? फिल्म एक्टर मोहम्मद अली की मैं फिल्म को नहीं छोड़ता था, मेरा पसंदीदा है वो देखना। हालांकि वो कराची कैंप लगा हुआ था, अंबर फिल्म आई उनकी, तो वो शाम को 6 बजे गेम ऑफ होनी, 6 से 9 बजे तक, 10 बजे लाइट ऑफ होती थी, कोई और तफरी नहीं, हम जाके सिनेमा हॉल में बैठ जाते थे। तो 17 मरतबा वो मैंने उनकी फिल्म देखी। मौसीकी सुनते हैं? मौसीकी अब नहीं, किसी ज़माने में डेक खरीद के लाते थे हम, बड़ा कव्वाली तो सुनते हैं? कव्वाली भी सुनता हूँ, बड़े कव्वाली तो अब भी सुनता हूँ।